मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। लास्ट टाइम पे अपन ने डिस्कस किया था ओम का नियम, ओम के नियम का सत्यापन। उसके बाद में अपन ने रिलेशन ड्राइव किया था जे सिग्मा ई में, इसकी डेफिनेशन के साथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की परिभाषा के साथ। उसी बात को कंटिन्यूस करते हुए नेक्स्ट अपना टॉपिक है अनओमीय युक्तियां, नॉन ओमिक डिवाइसेस। नाम से क्लियर है कि वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन करेंगी। ओम के नियम का मतलब V और I के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, सरल रेखा आएगा। Those devices which obey the Ohm's law, that means for that devices V variation of V with respect to I should be in the linear form and also the line should be passing through the origin point, मूल बिंदु से गुजरती हो। V और I के बीच में ग्राफ कैसा हो, सरल रेखा, और जो रेखा है वो कहां से गुजरती हो, मूल बिंदु से गुजरती हो। वो डिवाइसेस, उन युक्तियों को क्या कहते हैं, ओमीय युक्तियां, ओमिक डिवाइसेस। सीधा सा क्लियर है। नॉन ओमिक डिवाइसेस, अनओमीय युक्तियां, वे युक्तियां जो ओम के नियम का पालन नहीं करती, यानी जिनके लिए V और I का रेशो अपन ले, V और I का अनुपात ले, वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, नियत वैल्यू नहीं होती। वे युक्तियां क्या कहलाती है, अनओमीय युक्तियां। नॉन ओमिक डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ। दैट मींस सच टाइप ऑफ डिवाइसेस डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ एंड वी से फॉर दोज डिवाइसेस द रेशो ऑफ V to I डज नॉट कांस्टेंट। मैं यूं भी कह सकता हूं जिनमें ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, तीन पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट को फॉलो करे वो नॉन ओमिक डिवाइसेस हो जाएगी, अनओमीय युक्तियां हो जाएगी। सबसे पहली बात, VI ग्राफ अरेखिक होना, यानी V और I के बीच में ग्राफ सरल रेखा न होकर अरेखिक होगा, नॉन लीनियर फॉर्म होगा, तो वो युक्ति कैसी होगी, अनओमीय युक्ति। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हुए हैं, आपकी बुक में भी कुछ एग्जाम्पल है, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे। जैसे विद्युत टॉर्च, इलेक्ट्रिक टॉर्च के लिए, इसके लिए यदि V और I का अपन ग्राफ ड्रॉ करें तो सरल रेखा ना आकर कर्व के फॉर्म में आता है, यानी ये ओम के नियम का पालन नहीं करती। इट डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस। आपको सीधा कह दिया जाएगा विद्युत टॉर्च के लिए IV असंगत ग्राफ बनाइए, तो आपको एक ग्राफ बनाना है सिर्फ। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के लिए भी IV कर्व स्ट्रेट लाइन ना होकर इस कर्व के फॉर्म में आएगा। विद्युत अपघट्य पदार्थों के लिए IV ग्राफ, ये भी किस कैटेगरी में आ रहा है, अनओमीय युक्तियों में आ रहा है। ठीक है, ऐसी अपन बात करते हैं अर्धचालक डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। आगे पढ़ेंगे अपन, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता है। यदि मैं बात करता हूं अर्धचालक डायोड के लिए IV कर्व की, इस एक्सिस पे अपन I लें, इस एक्सिस पे अपन Y लें, V लें, तो ये कर्व इस तरह से आएगा। और यदि मैं पूरा डायग्राम बनाऊं डायोड के लिए तो ये है। अभी आपको रटना है इस ग्राफ को, आगे अर्धचालक युक्तियां अपन कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। यदि IV ग्राफ बनाएंगे तो सरल रेखा आकर कर्व के फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी कैसी युक्ति है, अनओमीय युक्ति, नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक इसी तरीके से ट्रांजिस्टर है, और इसी तरह से एक जल वोल्टामीटर, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शंस होती हैं जिस पात्र में, जिस बर्तन में जो विद्युत अपघट्य की अभिक्रियाएं होती है, उसको अपन कहते हैं जल वोल्टामीटर। अलग अलग तरह के होते हैं, ये जल है, रजत है, कॉपर है, अलग अलग तरह के होते हैं। इनके लिए IV ग्राफ तो सरल रेखा तो आ रहा है, लेकिन ओरिजिन पॉइंट से पास आउट नहीं हो रहा, तो ये भी एग्जांपल है किसका, नॉन ओमिक डिवाइस का। दूसरे पॉइंट में मैं आ जाऊं, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, VI ग्राफ में जो V के परिमाण और दिशा पर निर्भर करे, यानी साइन पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां ये ग्राफ बता रहा है कि V की किसी एक वैल्यू के लिए I की ये वैल्यू अपन डिसाइड कर दें। V के किसी भी मान पर I का मान प्रेजेंट कर रहा है। यदि V की डायरेक्शन चेंज कर दूं, डायरेक्शन चेंज का मतलब है नेगेटिव कर दूं, ऋण कर दूं, तो उतने मान पर I की उतनी वैल्यू आनी चाहिए। ये इधर पॉजिटिव है, इधर ले जाऊं तो यहां पर जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, डिफरेंट वैल्यू आ रही है। V के उसी मान के लिए I का मान क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए, लेकिन उतना नहीं है, वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर V के चिन्ह पर निर्भर कर रहा है किसका मान, I का मान। इफ द वैल्यू ऑफ I शुड बी डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V, देन वी से दैट इज द नॉन ओमिक डिवाइसेस। थर्ड वन,
आई संबंध का अद्वितीय न होना, वी रिलेशन इज नॉट ए यूनिक रिलेशन। इसका क्या मतलब है? जैसे गैलियम आर्सेनाइड के लिए जो अपन ग्राफ बनाए IV, दिस इज फॉर द गैलियम आर्सेनाइड। थोड़ा रेटाफिकेशन का टॉपिक है, ग्राफ आपको याद रखने हैं, नाम आपको याद रखना है। तो ग्राफ इस तरह का आता है, ये दिस वन। यदि इस ग्राफ में मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, से दिस वन, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इन तीनों पॉइंट्स के लिए आई की वैल्यू तो एक ही है, लेकिन इन तीनों पॉइंट पर जो V की वैल्यू है वो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। यदि प्रत्येक I के मान के लिए V का एक ही मान हो तो उसको अपन कहते हैं अद्वितीय वैल्यू, यूनिक वैल्यू। बट यहां ऐसा नहीं है, इसलिए ये ओमिक डिवाइस नहीं है। कैसी डिवाइस है? नॉन ओमिक डिवाइस है। कोई भी 1 लाइन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपको कह दिया जाएगा गिव ए एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक डिवाइस, तो इनमें से कोई भी एग्जांपल, जैसे वैक्यूम ट्यूब्स भी होती है, निर्वात नलिकाएं भी होती है, वो भी नॉन ओमिक डिवाइस है। उनमें भी IV ग्राफ सरल रेखा नहीं होता, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो ये ग्राफ आपको एक तरीके से याद रखने अलग अलग पदार्थ के लिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बता रहा हूं कि V के अलग अलग मान आ रहे हैं I के एक ही मान के लिए, जबकि V की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। इसलिए ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कैसी डिवाइस है? नॉन ओमिक डिवाइस है। ये 4-5 ग्राफ। अब इसी के बाद अपन इसको कंटिन्यूस करेंगे। यहां पर ये गैलियम आर्सेनाइड है, ये जेल वोल्टामीटर है, ट्रांजिस्टर, विद्युत अपघट्य पदार्थ है, डायोड है, विद्युत टॉर्च है। आप तो ज्यादा बेटर रहेगा एक डायोड याद रखें, सेमीकंडक्टर डायोड, क्योंकि ये आगे भी यूज में आएगा। इस एग्जांपल से आप इसको भी V के साइन को भी समझा सकते हैं। एक ही ग्राफ ध्यान रखें, सेकंड गैलियम आर्सेनाइड के लिए ध्यान रखें। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, जो मैंने पहले छोड़ा था। आपको कहा था आगे नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि किसी भी चालक के प्रतिरोध ऑब्लिक प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। मैं बात कर रहा हूं पहले प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। अपन बात करते हैं चालक के लिए, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो करंट फ्लो होती है वो किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चलते हैं तो तो विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो वो जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट आयन से, स्थिर आयनों से टक्कर कर रहे थे, वो टक्करें क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी। टक्करें बढ़ने का मतलब है क्रमागत टक्करों के मध्य जो समय अंतराल लग रहा था वो समय अंतराल, वो विश्रांति काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम कैसे होगा? टक्करें बढ़ने लग जाएगी, तेज होने लग जाएंगी। टक्करें तेज होने का मतलब है समय अंतराल क्या हो जाएगा? कम। तो पहले की तुलना में टक्करें तेजी से होने लगी तो समय क्या हो गया? कम हो गया। और समय कम हो गया, विश्रांति काल कम हो गया, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैसे? इस फॉर्मूले से। यह फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, R is equal to ml upon n e square divided by a, मध्य विश्रांति काल। यानी for a conductor when free electrons are moved from one end to another end, then they collide with the rest ions. If we increase the temperature, then the collisions should be also increases, or we say collisions gets short time, और टाइम शॉर्ट होगा, रिलैक्सेशन टाइम शॉर्ट होगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला y की वैल्यू डिक्रीज होगी तो R क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यानी चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। फॉर द कंडक्टर्स बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेज आल्सो। पहली बात तो आपको ये लिख देनी है। दूसरी बात कि चालकों के लिए, फॉर द कंडक्टर्स, चालकों के लिए प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस है ताप पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, निम्न प्रकार निर्भर करता है।
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वेरिंग विद टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिलेशन क्या है, से RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्चुअली ये पूरा रिलेशन होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस बीटा डेल टी स्क्वायर। डेल टी और बीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होने के कारण मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है, रिलेशन लिया RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ये संबंध आपको ध्यान रखना है क्या, जहां RT जो है वो T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, R0 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध यानी प्रारंभिक प्रतिरोध, इनिशियल रेजिस्टेंस, प्रारंभिक प्रतिरोध, डेल टी, इसको मैं टी भी लिख सकता हूं, ये आपके आ जाएगा क्या, ताप में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर और चेंज इन टेम्परेचर, ताप में वृद्धि। और अल्फा जो है इसको कहते हैं प्रतिरोध, एक नियतांक होता है ताप गुणांक, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। यदि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं से बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आपके पास आ जाएगा RT इज इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा टी प्लस R0। सबसे पहली बात आपसे इसमें जो फर्स्ट पॉइंट पूछा जाता है, चालकों के लिए प्रतिरोध को ताप के साथ आरेखित करो, ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। ये इक्वेशन इक्विवेलेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस c। दैट मीन्स R और T में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, सरल रेखा आएगा। इस एक्सिस पे अपन प्रतिरोध लें, RT लें, लिख देंगे रेजिस्टेंस से प्रतिरोध, और इस एक्सिस पे अपन क्या लें, ताप लें। तो जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है, प्रारंभ में थोड़ा सा कर्व और फिर स्ट्रेट लाइन। सामान्य धातुओं के लिए फॉर द कॉमन मेटल्स रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर इस कर्व के अकॉर्डिंग, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ स्पेसिफिक मेटल देकर आपसे पूछ लिया जाए। दो ग्राफ आपकी बुक में दिए हैं, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। नंबर फर्स्ट, यदि मैं बात करूं R की, और यहां बात करूं टेम्परेचर की, ये टेम्परेचर और ये RT, ये तो है किसके लिए, नाइक्रोम के लिए, और ये है किसके लिए, मैग्नीम के लिए। बस रेक्टिफिकेशन पॉइंट है, ध्यान रखना प्रॉपर्टी है ये मेटल की। यहां मैं बात करूं नाइक्रोम के लिए, तो जो टेम्परेचर पर है वो वीक डिपेंडेंस रहती है, रेजिस्टेंस की बहुत कम डिपेंडेंस रहती है, और जो मैग्नीन है उसके लिए कर्व ऐसा आता है, लगभग डिपेंड ही नहीं करता। मेटल की प्रॉपर्टी है। इसीलिए सामान्यतः युक्तियों में जो वायर यूज में लिए जाते हैं, जो कंडक्टिंग वायर यूज में लिए जाते हैं, किस लिए आते हैं, मैग्नीन के लिए आते हैं, क्योंकि प्रतिरोध ताप बढ़ाने या घटाने पर इफेक्ट नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। तो आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए चालकों के लिए, कंडक्टर्स के लिए, तो आपको ग्राफ ये ड्रॉ करना है। आपको कहते नाइक्रोम के लिए बनाएं तो नाइक्रोम के लिए ये बनाएंगे, आपको कहते मैग्नीन के लिए बनाएं तो मैग्नीन के लिए ये बनाएंगे। अब इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए से इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड से, बाय इक्वेशन सेकंड, बाय पर्टिकुलर बाय नेम से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लिख दिया नाइक्रोम और मैग्नीन। इक्वेशन सेकंड को मैं सॉल्व करूंगा, RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा टी। इससे अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी RT माइनस R0 अपॉन R0 डेल्टा टी, से चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध में परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या हो गया, प्रतिरोध में परिवर्तन, बटा अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस यानी प्रारंभिक प्रतिरोध, गुना
ताप में वृद्धि इन मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। इससे अल्फा को अपन डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट को अपन परिभाषित कर सकते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक को क्या, यदि R0 इज इक्वल टू 1 ओम, डेल T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, तब देन अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0। इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन अल्फा को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। क्या, 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में जो वृद्धि होती है, प्रतिरोध के मान में जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। फॉर ए वायर ऑफ 1 ohm resistance and the temperature is increased by 1 degree Celsius, then the change in resistance is equal to resistance temperature coefficient। बात करते हैं इसकी यूनिट की। किसकी यूनिट, अल्फा की यूनिट, अल्फा का मात्रक। अल्फा का मात्रक ओम से ओम कैंसिल, ये आ जाएगा पर डिग्री सेल्सियस, और मैं लिख सकता हूं पर केल्विन, पूछा जा सकता है प्रति डिग्री सेल्सियस और प्रति केल्विन, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि R0 को 1 ओम रखें, डेल T को 1 डिग्री सेल्सियस रखें, तो अल्फा कितना आ जाएगा, RT माइनस R0। यानी 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध के मान में जो परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक, मात्रक पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। 3 बातें इसमें और पूछी जा सकती हैं, चालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए और कुचालकों के लिए। अल्फा की वैल्यू अर्धचालकों के लिए, क्योंकि चालकों कंडक्टर्स के लिए ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इन दोनों केसेस में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ध्यान रखना, फॉर द कंडक्टर्स, फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर इंसुलेटर्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें बनते हैं। डेफिनेशन अल्फा की, ग्राफ आपसे पूछ लिया, सारे के सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसी में एक छोटी सी बात आपसे पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है कि अर्धचालकों की ताप पर निर्भरता, लेकिन उससे भी पहले, जैसे मैंने यहां पर लिखा है प्रतिरोध, सेम आपसे ये पूछी जा सकती है प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोधकता मीन्स रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी बच्चों ध्यान से, यदि ये डेरिवेशन पूछा जाता है तो ये रजिस्टिविटी के लिए पूछा जाएगा, और न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो रेजिस्टेंस पे पूछेगा इस फॉर्मूले पे। इसलिए दोनों लेकर चलना है। आपको कहते हैं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता दीजिए, रजिस्टिविटी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस दीजिए। सेम आपको रेजिस्टेंस वर्ड की जगह, प्रतिरोध शब्द की जगह क्या ले लेना है, प्रतिरोधकता। रेजिस्टेंस की जगह रजिस्टिविटी, और जो सिंबल लिया है R, उसकी जगह क्या ले लेंगे, रो T इज इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। कुछ भी नहीं है, सेम रहेगा, एक ही चेंज आ जाएगा, प्रतिरोध की जगह प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस की जगह रेजिस्टिविटी, एंड अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक लिख रहे हैं, वहां क्या लिखेंगे, प्रतिरोधकता ताप गुणांक, रेजिस्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ग्राफ में R की जगह क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। सेम, कहीं कोई चेंज नहीं है। क्लियर है ना आपको? इसी में सेकंड जो छोटी सी बात पूछी जाती है वो सेमीकंडक्टर्स के लिए पूछी जाती है, अर्धचालकों के लिए पूछी जाती है कि अर्धचालकों के लिए ताप पर निर्भरता बताइए। ग्राफ से ही बतानी है कि जो रेजिस्टिविटी है सेमीकंडक्टर्स के लिए, वो रो की वैल्यू एक्सपोनेंशियली टर्म्स में चेंज होती है, इस तरह से कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे, प्रतिरोधकता का मान चरघातांकी रूप से क्या होता है, कम होता है। By increases the temperature, resistivity decreases exponentially, यानी इस तरह से। ये ग्राफ आपको याद रखना है। इस एक्सिस पे मैं टेम्परेचर ले रहा हूं, ताप ले रहा हूं, इस एक्सिस पे मैं रेजिस्टिविटी ले रहा हूं, प्रतिरोधकता ले रहा हूं। अपना टॉपिक क्या है, अर्ध
अर्धचालकों के लिए ताप पर निर्भरता यदि पूछ ली जाए फॉर द सेमीकंडक्टर्स, तो ग्राफ ये बना देंगे इस तरह से, कहीं भी ज्वाइन नहीं करना है। ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप के साथ क्या होगी, घटेगी। रो इज इक्वल टू रो जीरो ई रेज टू ईजी अपॉन के टी। रिलेशन की हमें कहीं कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एक ग्राफ ध्यान रखना है, और डिटेल में सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो ये दो छोटे छोटे पॉइंट थे। अब जैसे इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका बन जाता है, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूं कि किस ताप पर तांबे के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस की तुलना में 2 गुना हो जाता है। फॉर विच टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर इज डबल्ड टू द 0 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से ये कह रहा है T की वैल्यू आपसे पूछी गई है, किस ताप पर, यानी ताप की वैल्यू पूछी गई है। RT की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का 2 गुना हो जाती है 2R0, और क्वेश्चन में आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.004 पर डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू आपको गिवन है। यदि अपन बात करते हैं से RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी आपसे पूछा गया है, डेल्टा टी टी माइनस 0 हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा RT 2R0 R0 1 प्लस अल्फा टी। R0 से R0 कैंसिल, अल्फा टी इज इक्वल टू 1 एंड टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 हटा के 250 डिग्री सेल्सियस। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं सिंपल सा कि किस टेम्परेचर पर, फॉर विच टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर शुड बी डबल्ड ऑफ इट्स 0 डिग्री रेजिस्टेंस। तो इस वैल्यू को आपको इस तरह से सॉल्व कर देना है। अभी अपन बात कर रहे थे रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की टेम्परेचर पर डिपेंडेंस। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है आपका कार्बन रेजिस्टेंस। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, बहुत सिंपल सा है, और ये भी रेक्टिफिकेशन बेस्ड टॉपिक है। एक टेबल आपको याद रखनी है, कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस, कार्बन रंग प्रतिरोध संकेत सारणी से कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा कार्बन रेजिस्टेंस कह देते हैं अपन, कार्बन प्रतिरोध कह देते हैं। होता क्या है, एक एल्युमिनियम के वायर पर इस तरह से एक वुडन लकड़ी का खोल चढ़ा रहता है, इस तरह से। कार्बन रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को कंट्रोल करता है। प्रत्येक जो विद्युत उपकरण होता है, इलेक्ट्रिक एपरेटस होता है, उसमें जुड़ा रहता है, अलग अलग वैल्यूज का होता है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे सिलेबस में जो टॉपिक दिया वो ये दिया हुआ है कि किसी कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करोगे, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस। तो कार्बन प्रतिरोध का जो मान है वो कैलकुलेट किया जाता है इस तरह से। कार्बन रेजिस्टेंस पर 4 अलग अलग रंगों की वलय बनी रहती है, 1 2 3 एंड 4। ध्यान रखना है हमें। There are 4 different colors rings on the carbon resistance, और उन रिंग्स के कलर को यूज में लेते हुए अपन कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट रिंग का जो कलर है वो पहले सार्थक अंक को बताता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को बताता है। दूसरी वलय का कलर सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट को बताता है, दूसरे सार्थक अंक को बताएगा। तीसरी वलय का जो रंग है वो गुणक को बताता है, मल्टीप्लायर को बताता है। और चौथी वलय का रंग सहता यानी टॉलरेंस को बताता है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, थर्ड मल्टीप्लायर, फोर्थ टॉलरेंस। उनके बेस पर अपन कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। बट इसके लिए हमें टेबल याद करनी है। टेबल इस तरह से होगी, फटाफट मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं।
ये तो यहां पर आ जाएगा रंग, कलर, यहां आ जाएगा आपका सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट डिजिट, यहां आपका आ जाएगा मल्टीप्लायर यानी गुणक, और यहां आपका आ जाएगा सहायता यानी टॉलरेंस। पहले इस टेबल को देख लें, फिर मैं एक पॉइंट बताऊंगा, उससे आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। रंगों के क्रम आपको याद रखने हैं। वी रॉय, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, लिख दिए मैंने। इसके लिए मैंने एक कोड याद कर रखा है, उससे रंगों का क्रम यही होना चाहिए। रंगों का क्रम बदल गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोड क्या याद रखना है आपको, मैं साइड में लिख देता हूं। वी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। आप अपने हिसाब से कोई भी कोड बना सकते हैं, मैं तो इसी से याद रखता हूं। वी पहले ब्लैक आएगा, काला, बी ब्राउन भूरा, रॉय में आर से रेड लाल, ऑरेंज नारंगी, वाई येलो, ग्रेट के जी से ग्रीन, ब्रिटेन के ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, एंड देन जीएसएन यानी गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, आपको ये ऑर्डर याद रखना है। टेबल बन जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। कैसे बनेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये टेबल कहती है पहली और दूसरी वाले जो हो वो कभी भी गोल्ड या सिल्वर की नहीं होगी। फर्स्ट और सेकंड रिंग का कलर कभी भी गोल्ड और सिल्वर का नहीं होगा। और जो मल्टीप्लायर है इधर 0 है, 10⁻0 1 10⁻5 10⁻6 10⁻7 10⁻8 10⁻9 10⁻−1 10⁻−2 10⁻−3। सहता टॉलरेंस का मतलब है उसमें कितनी एरर है, एक्यूरेसी के बारे में बताता है कि इतनी एरर हो सकती है। ये सिर्फ 3 ही कलर्स के लिए होगी, यानी सबसे लास्ट जो रिंग का कलर है गोल्ड भी हो सकता है। से गोल्ड हो तो आप लिख देंगे ±5% हो, ±10% सिल्वर के लिए, ±20% नो कलर, यदि कोई भी कलर नहीं। ये टेबल आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया गया इस तरह से, निम्न कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम आपको दिया हुआ जाएगा क्या, इस तरह से 1 2 3 4 से रेड, से येलो, से वायलेट, से सिल्वर, लाल, पीला, बैंगनी और रजत। अब कहते हैं इस कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। आपको क्या करना है, पहली वलय का रंग, कलर ऑफ फर्स्ट रिंग किसको इंडिकेट करता है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को, रेड। रेड देख लें, रेड के आगे साथ रंग कितना है 2, तो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आ जाएगा 2। दूसरी वलय का रंग येलो कितना है 4, ये सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट को बताता है। थर्ड रिंग का जो कलर है वो बताएगा गुणक, मल्टीप्लायर को, वायलेट। वायलेट देख लें 10⁻7 इंटू 10⁻7। एंड फोर्थ सिल्वर, रजत, किसको बताता है, सहता को, ±10%, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है, ओम। ये रिजल्ट हो गया, सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। ये आपको कहते हैं कि इसको मेगा ओम में बताइए, कुछ भी नहीं करना है, ये आ जाएगा मेगा ओम में। 10⁻6 डिवाइड कर देंगे, -10%। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
जैसे आपको कह दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि किसी कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू 4.3 किलो ओम है, कार्बन प्रतिरोध का मान 4.3 किलो ओम है, इस पर अंकित वलों के रंगों को क्रम से लिखिए। राइट द नेम ऑफ कलर्स ऑन द रिंग्स सीक्वेंसली। 4.3 किलो ओम है, R इज इक्वल टू, इसको लिख दूंगा 4300 ओम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख लें इसको लिख सकता हूं 43 इंटू 10⁻²⁴ ओम। कुछ भी नहीं करना, पहला डिजिट देख लें क्या है, 4, देख लें 4 येलो, सेकंड डिजिट क्या है 3 यानी ऑरेंज, मल्टीप्लाई कितना 10⁻² यानी रेड। चौथे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक टॉपिक यहां पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में अब अपन डिस्कस करेंगे, आपका जो टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद में अपन पहुंच जाएंगे सेल।